नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 29/8/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। सरकार ने मार्च 2026 तक लागू गेहूं की स्टॉक सीमा में संशोधन क्यों किया है? आपके ऑप्शंस हैं होर्डिंग, सुरक्षा, कीमतें, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। हाल ही में सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जमाखोरी को रोकने के लिए 31 मार्च 2026 तक गेहूं पर संशोधित स्टॉक सीमा लगाई है। अर्थात जो गेहूं होगा उसकी होर्डिंग रोकी जाएगी। उसकी जो हम लोग होल्ड करके रखते हैं या जमा करके रखते हैं उसको रोका जाएगा। इसकी जो सीमा है वो जो होलसेलर्स के लिए है वो 3000 मीट्रिक टन से 2000 मीट्रिक टन कर दी गई है। और जो खुदरा विक्रेता होते हैं जिसे हम रिटेल स्टॉक जो ट्रेडर्स कहते हैं उनके लिए 8 मीट्रिक टन तक तय की गई है तथा इसे गेहूं पोर्टल पर साप्ताहिक रूप से अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा। 2024-25 में गेहूं का उत्पादन 1775 लाख टन से अधिक रहा, जिसमें 300 लाख टन रबी 2025-26 के लिए खरीदा गया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग त्योहारों से पहले कीमतों को नियंत्रण करने के लिए यह स्टॉक पर जो सीमा लगाई गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आरएसएस शताब्दी व्याख्यान श्रृंखला के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किस मुख्य बिंदु पर जोर दिया है? तथ्य, मूल्य, सद्भाव, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस में चर्चाएं धारणाओं पर नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर होती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए समाज का गुणवत्ता विकास और प्रगति में सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। हाल ही में संघ ने दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई में 1000 सेमिनारों और कार्यक्रमों के साथ जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 में शुरू किए गए NHAI के प्रोजेक्ट आरोहण का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं समानता, छात्रवृत्ति, परामर्श, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। NHAI ने देश भर में टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों के लिए शैक्षिक आकांक्षाओं को समर्थन देने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। फ्रेंड्स, यह इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा। NHAI ने कौन सा NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? प्रोजेक्ट आरोहण। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जो टोल प्लाजा कर्मी होते हैं उनके जो बच्चे हैं उनके जो शैक्षिक आकांक्षा होती हैं उनको पूरा करना। यह 500 बच्चे हैं उनको 12,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप प्रदान करेगा। कब से? क्लास 11 से ग्रेजुएशन तक। इसके अलावा यह उच्च अध्ययन के लिए जो है 50 मेधावी छात्रों को 50,000 रुपए के स्कॉलरशिप भी देगा। इस प्रोग्राम में परामर्श, कौशल निर्माण, कैरियर मार्गदर्शन और उद्यमिता प्रशिक्षण भी शामिल है। बहुत ही अच्छा एक तरह से इनिशिएटिव है। किसने लिया है? NHAI ने। क्या प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट आरोहण। और यह क्लास 11 से शुरू होगा, कब तक? ग्रेजुएशन तक। इसमें स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2016 में स्थापना के बाद GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में कौन सा प्रमुख खरीद मील का पत्थर हासिल किया है? आपके ऑप्शंस हैं 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 20 लाख करोड़। इसका सही जवाब है 15 लाख करोड़। सरकारी ई मार्केट प्लेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने 2016 में लॉन्च होने के बाद 15 लाख करोड़ का संचयी सकल माल मूल्य पार कर लिया है। मतलब इन्होंने क्यूमुलेटिव ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जो है वह 15 लाख करोड़ तक की पार कर ली है। अच्छा, ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कब लॉन्च हुआ था? 2016 में। यह खरीदारों को MSME, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह जिसे हम SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं, महिला नेतृत्व वाले उद्यम सहित विविध विक्रेताओं से जोड़ता है। अच्छा, इसके CEO कौन है? CEO हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के मिहिर कुमार। इसमें
जो है पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित की जाती है। अच्छा, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, यह डिजिटल इंडिया को भी प्रमोट करता है और भारत के 2047 का विकसित भारत जो लक्ष्य है, उसके अनुरूप है। यह जो प्रक्रियाओं को सरल बनाने, समावेशिता को गहरा करने और पूरे देश में समान खरीद को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। IRDAI के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में MNRE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ MOU के तहत कौन सा राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 8,200 करोड़, 5,957 करोड़, 9,000 करोड़, 6,743 करोड़। इसका सही जवाब है 8,200 करोड़। IRDEA ने नई दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक प्रदर्शन आधारित MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26, इसमें जो राजस्व लक्ष्य रखा गया है वह 8,200 करोड़ का रखा गया है। 2024-25 में IRDA ने जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें मतलब किसमें 2024-25 में इसमें 6,743 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य हासिल किया था। जबकि उनका लक्ष्य क्या, जब उन्होंने टारगेट क्या रखा था, टारगेट रखा था सिर्फ 5,957 करोड़ का, पर उन्होंने हासिल कितना किया 6,743 करोड़। इसी को अब आगे बढ़ाते हुए इन्होंने 8,200 करोड़ का लक्ष्य रखा है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। PM स्वनिधि योजना क्या है और यह रेहड़ी पटरी वालों को कैसे लाभ पहुंचाती है? आपके ऑप्शंस हैं ऋण सहायता, ब्याज सब्सिडी, डिजिटल कैशबैक, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। PM स्वनिधि स्कीम जो है, जिसे हम PM स्वनिधि योजना कहते हैं, यह 1 जून 2020 में शुरू हुई थी। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप जो जानकारी बता रहा हूँ याद कर लीजिएगा, काम आएगी आपके। इसमें जो है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा शुरू किया गया था। यह एक जो है सेंट्रल सेक्टर माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी मतलब सूक्ष्म सुविधा है। कौन सी? PM स्वनिधि स्कीम। इसमें जो है ऋण पट्टी वालों को 10,000 रुपये, 20,000 रुपये और 50,000 रुपये की किस्तों में बिना गारंटी वाला एक ऋण दिया जाता है। इसमें विक्रेताओं को डिजिटल लेन देन पर प्रति माह 100 रुपये तक का कैशबैक भी प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है तथा 7% ब्याज पर सब्सिडी भी मिलती है। यह योजना ठेले वालों, छोटे विक्रेताओं को लक्षित करता है और शहरी असंगठित अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने का उद्देश्य रखता है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगस्त 2025 में IONS के तहत उभरते नेताओं की पैनल चर्चा कहाँ आयोजित की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं गोवा, कोची, चेन्नई, मुंबई। इसका सही जवाब है कोची। भारतीय नौसेना 27 से 28 अगस्त 2025 को कोची के IONS के तहत उभरते नेताओं की पैनल चर्चा की मेजबानी करेंगे। कौन सी नौसेना? इंडियन नेवी। कहाँ? कोची में। इसमें जो है ये जो युवा नेता समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग और उभरती जो टेक्नोलॉजीज हैं इस पर चर्चा की जाएगी। अच्छा, इसका जो थीम है वो है ट्रेनिंग कोलैबोरेशंस एड्रेसिंग चैलेंज इन द इंडियन ओशन रीजन। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। 2017-18 से 2023-24 के बीच भारत में महिलाओं के रोजगार में कौन सा प्रमुख रुझान देखे गए हैं? रोजगार दोगुना हुआ है, इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम में उद्यम में भी रोजगार महिलाओं को मिला है, मुद्रा योजना के अंतर्गत रोजगार मिला है या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। PLFS आंकड़ों के अनुसार जो महिलाओं का कार्यबल है, भागीदारी है, वो 2017-18 के में 22% से बढ़कर 2023-24 में 40% तक हो गया है, जो कि लगभग डबल है। इसमें महिला बेरोजगारी 5.6% से घटकर 3.2% रह गई है। ग्रामीण महिला रोजगार में 96% और शहरी रोजगार में
43% की वृद्धि हुई है तथा 1.56 करोड़ महिलाओं औपचारिक कार्यबल में शामिल हुई हैं। फ्रेंड्स, यह इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आंकड़े बताए हैं अब याद कर लीजिएगा। मतलब मैं इंग्लिश में एक बार रिपीट कर देता हूँ। वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन डबल फ्रॉम बाई 22% in 2017-18 to 40.3% in 2023-24 as per TLFS data. Female unemployment dropped from 5.6% to 3.2%. Rural female employment grew from 96%. Urban employment increased from 43%. Women-led MSME doubled from and 68% of Mudra loans went to women. 44% of PM Swanidhi beneficiaries are female. जेंडर बजट जो है वह 429% से बढ़ा है और 50% स्टार्टअप के जो डायरेक्टर्स है वह महिलाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत मैरीटाइम वीक 2025 कब और कहां आयोजित होगा? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, दिल्ली, कोची, चेन्नई। इसका सही जवाब है मुंबई। भारत मैरीटाइम वीक 2025 27 से 31 अक्टूबर मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इंडिया मैरीटाइम वीक कहाँ आयोजित किया जाएगा 2025? मुंबई में। कब? 27 से 31 अक्टूबर 2025 में। इसमें 1 लाख जो है लोग भाग लेंगे, प्रतिनिधि भाग लेंगे। कितने देशों से? 100 देशों से। और इसमें फोकस होगा 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का। इसमें बंदरगाह, शिपिंग, जहाज निर्माण, तटीय पर्यटन सहित समुद्री सुरक्षा को प्रगति प्रदर्शित की जाएगी। इसका थीम होगा डिजिटलाइज्ड पोर्ट, ब्लू इकोनॉमी, कोस्टल रिसिलियंस, ग्लोबल कॉपरेशन विद IMO एंड ILO, मतलब इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे जो राज्य हैं उनके साथ ट्रिपल पी मॉडल के साथ उनके साथ ट्रिपल पी मॉडल पे जो रोजगार बनाने के लिए और नई इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए विचार विमर्श किए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास आमतौर पर हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कब करता है? सितंबर, फरवरी, मार्च, जून। इसका सही जवाब है सितंबर। कौन सी फिजी नेता 24 से 26 अगस्त 2025 तक भारत का दौरा कर रही हैं? सिटी वेनी राबुका, फ्रैंक बैनिमारोमा, नाइकामा लाल बालूबू, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है सिटी वेनी राबुका। फिजी के वे प्रधानमंत्री सिटी वेनी राबुका 24 से 26 अगस्त 2025 तक भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्वास्थ्य, रक्षा, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल बुनियादी ढांचे और महासागर प्रशासन पर ध्यान केंद्रित द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके साथ वह देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे तथा ICWA में ओशन ऑफ पीस पर भी चर्चा करेंगे। ICWA का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। फिजी जो है वह 330 जो द्वीप है उनसे मिलकर बना है। इसकी कैपिटल सुवा है। इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो हैं इंग्लिश, फिजी और हिंदी। और ये इसकी जो इकोनॉमी है वह टूरिज्म, एग्रीकल्चर और रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है। फिजी ने यूके से आज़ादी हासिल की थी 1970 में और 1987 में यह मिलिट्री coup के बाद एक रिपब्लिक बन गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडोनेशिया के किस शहर में हाल ही में आईएनएस कदमत ने बंदरगाह आगमन की मेजबानी की? आपके ऑप्शन हैं जकार्ता, सुरबाया, बाली, मैदान। इसका सही जवाब है सुरबाया। आईएनएस कदमत ने जो कि एक इंडिजिनस स्टेल्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है, इसने हाल ही में सुरबाया में पोर्ट कॉल मतलब जिसे कहते हैं
3 दिवसीय बंदरगाह प्रवास पूरा किया। आईएनएस सुरबाया को 2016 में कमीशन किया गया था और इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा बनाया गया है कोलकाता में। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत इसका जो रोल होता है वह किसी भी शिप को, किसी भी जहाज को सबमरीन अटैक से बचाना होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं विशाल कुमार, मोहसिन अली, रश्मिता साहू, नौरवम सिंह। इसका सही जवाब है मोहसिन अली। 70 वर्षीय शिकार वाला मोहसिन अली ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है 100 मीटर कायाकिंग में। यह पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल था जो कि श्रीनगर के दल लेक में हो रहा था। विशाल कुमार जो कि यूपी के हैं, उन्होंने 1000 मीटर कायनोए में गोल्ड जीता है। उड़ीसा की रश्मिता साहू ने वुमेन 200 मीटर कायनो में गोल्ड जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2023 में सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग के लिए किस पूर्व श्रीलंकाई राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं रणिल विक्रमसिंघे, महिंदा राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे, चंद्रिका कुमारतुंगा। इसका सही जवाब है रणिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे को हाल ही में जो उनके श्रीलंका के फंड्स हैं 2023 लंदन ट्रिप में मिसयूज करने के लिए अरेस्ट किया गया है। हाल की न्यूज ये है कि उनको बेल भी मिल गई है। किस पे? हेल्थ रीजंस के ग्राउंड पे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस अधिकार निकाय ने यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ खतरनाक यौन हिंसा की सूचना दी है? आपके ऑप्शन हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, HRCBM, HRW। इसका सही जवाब है HRCBM। ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज ने हाल ही में जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ यौन हिंसा हो रही है उसके बारे में अपनी चिंता को व्यक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी चिप डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? आपके ऑप्शन हैं 12, 20, 23, 30। इसका सही जवाब है 23। स्वदेशी सेमीकंडक्टर डिजाइन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हाल ही में DLI स्कीम के तहत 23 चिप डिजाइन को मंजूरी दी है। इसमें 72 कंपनियां शामिल हैं जिनकी यह डिजाइन चिप डिजाइन को मंजूरी मिली है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशियन को 2 दिवसीय दौरे पर किन देशों की यात्रा कर रहे थे? आपके ऑप्शन हैं रूस बेलारूस, जॉर्जिया बेलारूस, अर्मेनिया कजाकिस्तान, अर्मेनिया बेलारूस। इसका सही जवाब है अर्मेनिया और बेलारूस। ईरान के राष्ट्रपति पेजिकिस्तान हाल ही में 2 दिवसीय अर्मेनिया और बेलारूस की यात्रा पर थे। उन्होंने वहां पर व्यापार, सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने और प्रमुख संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने पर ध्यान केंद्रित किया है। वह वहां पर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट ट्रेड कॉरिडोर के बारे में भी चर्चा की तथा यूरेशियन यूनियन पार्टनरशिप पर भी चर्चा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में 500 रोबोट वाले विश्व ह्यूमैनिटेरियन रोबोट गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? आपके ऑप्शंस हैं बीजिंग, टोक्यो, सियोल, सिंगापुर। इसका सही जवाब है बीजिंग। हाल ही में बीजिंग के विश्व रोबोट खेलों में 16 देशों के 500 से अधिक मानव रोबोटों ने भाग लिया। फ्रेंड्स आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। चलिए आज जो हमने पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और जमाखोरी को रोकने के लिए भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक गेहूं पर संशोधित स्टॉक सीमा लगाई है। मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस में चर्चाएं धारणाओं पर नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। एनएचएआई ने देश भर में टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षणिक आकांक्षाओं को समर्थन देने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। सरकारी ई मार्केट प्लेस जैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे 2019 में लॉन्च किया गया था 15 लाख करोड़ का संचयी सकल माल
सकल माल मूल्य पार कर लिया है। IRDEA ने नई दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में MNRE के साथ एक प्रदर्शन आधारित MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2025 को जो शुरू की गई 2020 में जो शुरू की गई थी, वह एक स्टूडेंट सुविधा वाली योजना है। भारतीय नौसेना 27-28 अगस्त को कोची IONS के तहत उभरते नेताओं के पैनल चर्चा की मेजबानी करेगा। PLFS आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 2017-18 में 22% से बढ़कर 2023-24 में 40.3% हो गई है। इंडियन मैरीटाइम वीक 2025 मुंबई में मनाया जाएगा। कब? 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक। आईएनएस कादमात ने हाल ही में इंडोनेशिया के सुबया में अपना 3 दिन का प्रवास पूरा किया। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका 24 से 26 अगस्त तक भारत में थे 3 दिवसीय यात्रा पर। 17 वर्षीय शिकारवाला मोहसिन अली ने पुरुषों की 1000 मीटर कैनोइंग में स्वर्ण पदक जीता है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे को 2023 की लंदन यात्रा में सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में उनको बेल मिली है स्वास्थ्य कारणों से। बांग्लादेश अल्पसंख्यक मानवाधिकार कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ यौन हिंसा में चिंताजनक वृद्धि की सूचना दी है। स्वदेशी सेमीकंडक्टर डिजाइन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने DLI योजना के तहत 23 चिप डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ईरानी राष्ट्रपति पेजियान अर्मेनिया और बेलारूस की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। और बीजिंग के विश्व रोबोट खेलों में 16 देशों के 500 से अधिक मानव रोबोटों ने भाग लिया। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आपको इस प्रश्नावली से लाभ मिला है तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।